हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट विद अरा में आपका स्वागत है। आज का वीडियो ट्यूपल्स पर है और ये लर्न वीडियो पाइथन ट्यूटोरियल का चौथा वीडियो का चौथा भाग है। आते हैं हमारे गूगल कोलैब पर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट अंडरस्कोर ट्यूपल पार्ट 2 का फाइल ये मैं यूज़ कर रहा हूँ। और पिछले वीडियो में मैंने आपको लास्ट कमांड जो सिखाया था वो था list.reverse का कमांड। ओके, आज हम सीखेंगे ट्यूपल्स के बारे में, लेकिन ट्यूपल्स से भी पहले कुछ कीवर्ड्स या तो कुछ इनबिल्ट फंक्शंस जो बचे हुए हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। तो पहला जो हम समझेंगे वो है डिलीट लिस्ट और ब्रैकेट में इंडेक्स। तो ये सिर्फ एक वैल्यू जाके डिलीट करता है लिस्ट में से। कैसे ये काम करता है ये समझ लेते हैं। सिंटैक्स आप देख लीजिए। पहला तो del हमें फीड करना होता है, del। उसके बाद लिस्ट का नाम, लिस्ट क्या है, बाय अंडरस्कोर सेल। और इंडेक्स, आप इंडेक्स देखिए यहाँ पे मेरे पास 7 वैल्यूज़ है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। लेकिन अगर हम इंडेक्स के हिसाब से देखने जाए तो ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4, ये 5 और ये 6। यहाँ पे मैं अगर लास्ट वैल्यू डिलीट करना चाहता हूँ 6, तो सिंपल है। अगर मैंने इसे रन किया और प्रिंट किया फिर से लिस्ट को जो कि है बाय अंडरस्कोर सेल, तो मुझे वो जो वैल्यू देगा वो एक वैल्यू कम देगा, 389.2। इस सिंटैक्स को देख के आपको पिछला एक सिंटैक्स याद आएगा, जैसे list.remove का। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हमने एक TCS करके एक आइटम जो है वो उसे रिमूव किया था एक लिस्ट से। तो आप ये सोच रहे होंगे कि list.remove और डिलीट जो फंक्शन है इसे हम क्यों यूज़ करते हैं, क्यों अलग अलग दो यूज़ करते हैं। तो इसका एक ही रीज़न है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, list.remove में जो हम वैल्यू फीड करवाते हैं वो डायरेक्ट वैल्यू फीड करवाते हैं, ठीक है। जैसे मुझे TCS को डिलीट करना है तो ये एक वैल्यू है जो कि इंडेक्स नंबर 1 पर है। हम इंडेक्स नहीं बता रहे, हम पाइथन को कह रहे हैं कि भाई लिस्ट में जाओ, ढूंढो TCS कहाँ पर है और TCS को डिलीट कर दो या तो TCS को निकाल दो। तो ये वो चीज़ करता है, लिस्ट में जाता है, सारे वैल्यूज़ में से TCS को ढूंढता है और वैल्यू के आधार पर उसे निकाल देता है। और डिलीट कमांड लाइन पे जो डिफरेंस है कि ये पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाके वो वैल्यू निकालता है। जैसे हम इस पे वैल्यू नहीं फीड करवाते, हम उसे एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको डिलीट करवाते हैं। तो 6 पे जो वैल्यू थी वो डिलीट हुई थी, हमें नहीं पता थी 6 पे कौन सी वैल्यू थी, लेकिन 6 पे जो वैल्यू थी वो डिलीट हुई थी। तो यही एक डिफरेंस है। अगर आपको वैल्यू नहीं पता तो आप इंडेक्स दे सकते हो, अगर वैल्यू पता है तो आप डायरेक्ट list.remove का कमांड यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आते हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम फंक्शन पर। ये लगभग सारे प्रोग्राम्स में ये सारी चीज़ें होती है। तो मिनिमम क्या होता है, इस पूरे लिस्ट में से वो मिनिमम वैल्यू बताएगा। सिंपल सा सिंटैक्स है, आप ध्यान रखिएगा। पहले तो min टाइप कीजिए, MIN, और लिस्ट का नाम अंडरस्कोर सेल। क्योंकि मुझे इसे प्रिंट करवाना है तो मैं प्रिंट भी डाल देता हूँ आगे, तो आपको समझेगा कि मिनिमम वैल्यू क्या है। तो इस लिस्ट में जो मिनिमम वैल्यू है वो है 389.2। तो यहाँ पे उसने मिनिमम वैल्यू निकाल रखा है। सेम तरीके से हम मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सेम लिस्ट है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू है 432.5 की, तो यहाँ पे कंट्रोल V और min के जगह पे मैक्स। ओके, तो यहाँ पे आपको 432.5 देगा, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं एक ज़रूरी कमांड पर जो कि है कॉपिंग लिस्ट। अब लिस्ट हमने जैसे कॉन्कैटेनेट किया था, आपको याद होगा कि 2 लिस्ट को जोड़ा जा सकता है, ठीक है। वैसे ही लिस्ट को कॉपी भी किया जा सकता है। अब कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है जब भी लिस्ट कॉपी होती है, ठीक है, वो मैं आपको समझाऊंगा इसमें। पहले तो लिस्ट कैसे कॉपी होती है ये समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक लिस्ट और एक बना रहा हूँ, मान लीजिए लिस्ट 2 करके, और इसे एक एम्प्टी लिस्ट बनाता हूँ, ठीक है। इसमें कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, लेकिन है एक लिस्ट। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि लिस्ट 1 जो है वो लिस्ट 2 में कॉपी हो जाए। तो मेरा कमांड क्या होगा, list 2 इक्वल टू list 1। तो ये एक सिंपल सा कमांड है जिससे हम एक लिस्ट का वैल्यू दूसरे लिस्ट में कॉपी कर सकते हैं। तो अगर मैं प्रिंट करूँ list 2 तो आपको सिंपल सेम लिस्ट मिलेगी। देखिए सेम क्या सेम लिस्ट है, list 1 वो था और list 2 ये है, ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती है मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे अगर मैं कोई एक वैल्यू चेंज करता हूँ लिस्ट 2 में, तो आप देखिए क्या होता है। जैसे मैंने लिस्ट 2 बोला और यहाँ पे मैंने 0 पोजीशन जो कि 427.5 है वहाँ पे मैंने चेंज कर दिया
500.50, ठीक है। तो अभी लिस्ट 2 का जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो चेंज हो गया है 500.5 पे। और मैं अगर अभी यहाँ पे लिस्ट 2 प्रिंट करवाऊँ तो आपको नया लिस्ट मिलेगा जिसमें वैल्यू यहाँ पे जो होगा वो 500.5 होगा। देख लेते हैं कंट्रोल एंटर प्रेस करके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वैल्यू चेंज हो रखी है 427.5 से 500.5 का। लेकिन अगर यहाँ पे मैं फिर से लिस्ट 1 प्रिंट करूँ और एंटर करूँ तो यहाँ पे आप देखिए कि लिस्ट 1 भी चेंज हो चुका है, ठीक है। तो लिस्ट 1 पे भी जो 0 पोजीशन पे जो वैल्यू थी वो चेंज हो चुकी है। तो ये एक तरीके से अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो ये चीज़ हमें समझनी होती है। तो कभी भी हम लिस्ट कॉपी करने जाएंगे तो जितना भी चेंजेस पहले वाले लिस्ट में होगा या दूसरे वाले लिस्ट में होगा तो वो चेंजेस दोनों ही लिस्ट में दिखेंगी। इसके अलावा आप एक लिस्ट का वैल्यू जो है वो दूसरे लिस्ट में कॉपी भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम list.append का फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं और समझते हैं यहाँ पे क्या होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे फॉर लूप यूज़ करूँ, फॉर आइटम्स इन लिस्ट 1 और मैं कहता हूँ लिस्ट 2.append आइटम्स, ठीक है, ओके। और इसे कंट्रोल एंटर करूँ, हम प्रिंट भी कर लेते हैं लिस्ट 2 को। ठीक है, और कंट्रोल एंटर करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारा का सारा वैल्यू जो है लिस्ट 1 का वो कॉपी हो चुका है लिस्ट 2 में, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है कॉपी करने का एलिमेंट्स एक लिस्ट से दूसरे लिस्ट में। आप फॉर लूप का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम लिस्ट 1 भी प्रिंट करके देख लेते हैं, ओके, एंटर। तो मान लीजिए अगर सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी करने की कोशिश करूँ, ये वैल्यूज़ चेंज करके देखूँ कि क्या होता है। जैसे मैंने लिस्ट 2 का वैल्यू चेंज किया है 0 पोजीशन पे 500.5 पर, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं क्या होगा कि लिस्ट 2 और लिस्ट 1 सेम होंगे या अलग होंगे। तो यहाँ पे जो होगा लिस्ट 2 और लिस्ट 1 अलग होंगे क्योंकि हमने फॉर लूप का इस्तेमाल किया है। तो हम एंटर करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला तो हमारा लिस्ट 2 और लिस्ट 1 था, सेम टू सेम चीज़। उसके बाद हमने लिस्ट 2 को चेंज किया 0 पोजीशन पे 500.5 डाला और उसके बाद हमने लिस्ट 1 प्रिंट किया। तो ये तरीके से भी आप कॉपी कर सकते हैं एक लिस्ट के एलिमेंट दूसरे लिस्ट। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो आपको एक प्रोग्राम याद होगा जो मैंने होमवर्क में दिया था, इंडेक्स जो हमारा कमांड था list.index करके। वहाँ पे मैंने आपको एक होमवर्क दिया था जिसमें मैंने कहा था कि क्रिएट ए प्रोग्राम विथ 3 इंडिकेटर्स, सॉरी ये नहीं था, ये था, create a program with 2 lists, high price and low price. Assume that you made a mistake in copying the values in each list. Now use for loop and make the necessary changes in the list. तो यहाँ पे अगर आपने कॉपिंग लिस्ट का इस्तेमाल किया तो ये प्रोग्राम बहुत ही छोटा हो जाता है और बहुत ही सरल हो जाता है, बहुत ही सिंपल हो जाता है। तो आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। अब हम आते हैं 2 डायमेंशनल लिस्ट पर। तो आप जानते ही हैं कि ये जो लिस्ट था हमारा, ये एक 1 डायमेंशनल लिस्ट था, मतलब इसमें और भी कोई लिस्ट है नहीं। तो ये एक तरीके का जैसे एक सिंगल डायमेंशनल लिस्ट था। तो 2 डायमेंशनल लिस्ट क्या होती है वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हम ये प्रोग्राम ले लेते हैं, ठीक है, सेम चीज़ यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया और यहाँ पे आइटम्स की जगह पे मैं लिस्ट डाल देता हूँ, ठीक है। और मैं इसे रन करूँ, कंट्रोल एंटर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बहुत ही बड़ा लिस्ट हो गया। मैं यहाँ से थोड़े वैल्यूज़ हटा देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक 2 डायमेंशनल लिस्ट है, लिस्ट के अंदर लिस्ट, ठीक है। तो इसे 2 डायमेंशनल लिस्ट बोलते हैं। ये मेरा जो पोजीशन हो गया इंडेक्स का, ये हो गया 0, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, ठीक है। अब 0 में 0 ये हो गया, 1 ये हो गया, 2 ये हो गया। तो अगर मुझे ये 3 वैल्यू प्रिंट करनी है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लिस्ट
2 का पहला लिस्ट 0, उसका मान लीजिए मुझे 400.35 प्रिंट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा 0 1 2, और इसे मैं अगर प्रिंट करूँ तो ये मुझे वैल्यू देना चाहिए 400.35। देखिए इसने मुझे 400.35 दिया। वैसे ही अगर मैं इसे चेंज करूँ और मैं बोलूँ मुझे तीसरे लिस्ट जो है, जो कि जिसका इंडेक्स 2 है, और उसमें से मुझे जो बीच का वैल्यू है जो कि जिसका इंडेक्स 1 है उसे डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पे 2 और 1 डालूँगा, ठीक है, और एंटर करूँगा तो मुझे वैल्यू देगा 432.5। तो ये था 2 डायमेंशनल लिस्ट। वैसे हम कोशिश करेंगे इसके बारे में और समझने की आगे आने वाले वीडियो में। आप भी कोशिश कीजिएगा इसे गूगल पे या तो यूट्यूब पे जाके समझने की। सिंपल है, ये एक एरे सिस्टम है जिसमें हमें सिर्फ कोऑर्डिनेट्स देने होते हैं कि कौन सी जगह पे कौन सी चीज़ हो सकती है। तो ये था हमारा लिस्ट का सारा कमांड्स, इनबिल्ट फंक्शंस, कीवर्ड, सारी चीज़ यहाँ पर समाप्त होती है। और इसमें भी और भी कोई चीज़ अगर बची होगी तो आने वाले वीडियोस में जैसे जैसे हम उस पर्टिकुलर कोडिंग का यूज़ करेंगे वैसे वैसे मैं आपको चीज़ें समझाते भी जाऊँगा। तो अब हम आते हैं ट्यूपल्स पर। जैसे मैंने आपको लिस्ट के बारे में बताया था, लिस्ट एक सीक्वेंस होता है, ट्यूपल्स भी एक तरीके का सीक्वेंस ही होता है। दोनों में एक ही फ़र्क है, मैं आपको समझा देता हूँ। अगर मैं लिस्ट बोलूँ 1 डालूँ और यहाँ पे करूँ 1 2 3 1, 2, 3, ठीक है, तो ये मेरा लिस्ट हुआ। एक सीक्वेंस है, 1 2 3 का एक सीक्वेंस है। सेम चीज़ मैं बोलूँ ट्यूपल 1 इक्वल टू 1, 2, 3, ठीक है, तो ये एक मेरा ट्यूपल हो गया, ठीक है। डिफरेंस क्या है, लिस्ट में हम ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, ट्यूपल में हम पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं, ठीक है। पहली चीज़, लिस्ट जो होता है उसमें से हम कोई भी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं और कोई भी वैल्यूज़ डाल सकते हैं, और ट्यूपल जो होता है इसमें से हम कोई भी वैल्यूज़ ना ही निकाल सकते हैं ना ही डाल सकते हैं, ठीक है। तो यही एक डिफरेंस है। लिस्ट आर म्यूटेबल्स, ठीक है, यहाँ पे लिस्ट आर म्यूटेबल्स, ठीक है, मतलब इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, और ट्यूपल्स जो होते हैं इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते, इम्यूटेबल। तो यही एक डिफरेंस है इसमें, सबसे बड़ी डिफरेंस जो कि हमें ट्यूपल यूज़ करने में बहुत ही फ़ायदेमंद रहती है। जैसे आपका एक प्रोग्राम है जिसमें मान लीजिए आप ऑप्शन ग्रीक्स बना रहे हो, आपको इसके कैलकुलेशन में बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होगी, लेकिन मैं समझा देता हूँ। जैसे हम जब भी ऑप्शन ग्रीक्स का कैलकुलेशन करते हैं तो हमें एक कांस्टेंट वैल्यूज़ चाहिए होते हैं। जैसे रिस्क फ्री रेट क्या है, RFR, ठीक है, वैसे मैं रिस्क फ्री रेट देता हूँ, ठीक है। तो जो NSE का ऑप्शन चेन है वो रिस्क फ्री रेट जो कंसिडर करता है वो करता है 10% का। आप NSE के वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। तो ये एक मेरा फिक्स वैल्यू हो गया, इसे मुझे चेंज नहीं करना। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसे लिस्ट में नहीं डालूँगा, मैं इसे ट्यूपल में डालूँगा। ट्यूपल में डालने से क्या होगा, ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा पूरे प्रोग्राम में। तो ये एक फ़ायदा हमें ट्यूपल से मिलता है। अब हमें एक चीज़ समझनी है, जैसे बहुत सारे जगह पे आप कभी कभी लिस्ट से ट्यूपल पे भी आते हो और ट्यूपल से लिस्ट पे भी जाते हो। तो वो कैसा करते हैं वो हम समझ लेते हैं। कन्वर्टिंग ट्यूपल टू लिस्ट एंड लिस्ट टू ट्यूपल। तो मैं यहाँ पे एक ट्यूपल बना लेता हूँ क्लोजिंग प्राइस का। तो क्लोज अंडरस्कोर ट्यूपल, और यहाँ पे मैं 3 वैल्यूज़ दे देता हूँ, ठीक है। सेम SBI स्टॉक कंसिडर करेंगे 427.50, 423.35 और 492.50। तो ये मेरा एक ट्यूपल बन गया है। अगर मैं इसका टाइप देखने जाऊँ, प्रिंट टाइप क्लोज अंडरस्कोर ट्यूपल, तो मुझे देगा क्लास ट्यूपल। वैसे ही मैं एक लिस्ट भी बना लेता हूँ, और लिस्ट में भी क्लोजिंग वैल्यूज़ ही ले लेते हैं, सेम वैल्यूज़ ले लेता हूँ मैं, ठीक है। कंट्रोल V, क्लोज लिस्ट, ठीक है, LIST, और यहाँ पे भी चेंज करेंगे लिस्ट,
ठीक है। और क्योंकि ये एक लिस्ट है तो यहाँ पे इसका जो सिंटैक्स है वो भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। कंट्रोल एंटर करूँ मैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्यूपल और एक लिस्ट, ये हमारा ट्यूपल है, ये एक लिस्ट है। अभी हमें अगर ट्यूपल से लिस्ट पे जाना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल है, एक नया वेरिएबल बनाते हैं ट्यूपल से लिस्ट पे जाने के लिए। तो एक नया वेरिएबल बना लेते हैं, क्लोज 1 दे देते हैं और यहाँ पे हमें क्लोज अंडरस्कोर ट्यूपल से हमें लिस्ट पे आना है। तो क्या करेंगे, हम सिंपल सा लिस्ट कमांड यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे डाल देंगे क्लोज अंडरस्कोर ट्यूपल। तो अगर मैं इसे एंटर करूँ और पहले प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट क्लोज 1 और दूसरा प्रिंट टाइप क्लोज 1, ओके। कंट्रोल एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पैरेंथेसिस था क्लोज ट्यूपल का वो चेंज हो गया है ब्रैकेट्स में, और हमारा जो ट्यूपल था वो चेंज हो गया है लिस्ट में, ठीक है। थोड़ा कन्फ्यूजन हटाने के लिए मैं ये वैल्यूज़ चेंज कर देता हूँ, ठीक है। इसे मैं 1 कर देता हूँ, इसे भी 1 कर देता हूँ और इसे भी 1 कर देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल एंटर। देखिए जो ट्यूपल्स का वैल्यूज़ था वो चेंज हो गया है लिस्ट में। वैसे ही अगर हमें एक लिस्ट के वैल्यू को ट्यूपल में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, हम ले लेते हैं क्लोज 2 इक्वल टू, यहाँ पे हम लिस्ट कमांड यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमें ट्यूपल में कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पे डालेंगे ट्यूपल और हमारे लिस्ट का नाम क्लोज अंडरस्कोर लिस्ट, ठीक है। और अगर मैं सेम चीज़ यहाँ पे भी करूँ, कंट्रोल C कंट्रोल V, ठीक है, और क्लोज 2 दे दूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसे प्रिंट करूँ मैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो लिस्ट था वो एक ट्यूपल में कन्वर्ट हो चुका है। ये एक कमांड जो है वो बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान रखिएगा। लिस्ट और ट्यूपल का कमांड हमें वैल्यूज़ कन्वर्ट करने के लिए। तो ये हमारा जो वीडियो था लिस्ट एंड ट्यूपल्स पर यहीं पर समाप्त होता है। ट्यूपल्स में हम अभी तो फ़िलहाल इतना ही समझेंगे, आगे जाके अगर और भी कोई चीज़ हमें समझनी पड़े जब भी हम एल्गोरिदम डिफ़ाइन कर रहे हैं तो उस समय मैं आपको विस्तार रूप में इस ट्यूपल्स के बारे में और भी चीज़ें समझा दूंगा। दूसरा, इसके बाद जो हम चैप्टर करेंगे वो करेंगे फाइल्स एंड एक्सेप्शंस पर। इसमें हम जानेंगे कि कैसे हम एक फ़ाइल जो भी हमारे डेस्कटॉप पे सेव हो रखी है, टेक्स्ट फाइल हो, एक्सेल फाइल हो या कोई भी फाइल हो, उसे कैसे रीड कर सकते हैं, उसमें कैसे चेंजेस कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में समझेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों को भी बताइएगा इस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि हमेशा रिटेल ट्रेडर ही जो स्टॉक मार्केट में फंसता है। तो उन सभी के लिए ये जो लैंग्वेज है ये बहुत ही काम की है। इसके अलावा आप मेरे वेबसाइट पर आ सकते हैं, जिसमें मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था बहुत सारे सर्विसेज में आपको प्रोग्राम्स मिल जाएंगे जो आपके डेली यूज़ के लिए बहुत काम के हैं। जैसे कि ऑप्शन चेन डेटा ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विद VBA, आपको हर पर्टिकुलर इंटरवल पे आपको ऑप्शन चेन डेटा देता है एक्सेल पर। इक्विटी एंड फ्यूचर्स डेटा एनालिसिस ऑन एक्सेल, ये चीज़ आपको मिल जाती है एक्सेल पर, जिस पे आप इक्विटी और फ्यूचर्स के डेटा को एक साथ एनालाइज करके समझ सकते हो कि क्या वहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है, ठीक है। इसके अलावा आप ऑप्शन चेन डेटा को हर 5 मिनट के इंटरवल पे रिकॉर्ड कर सकते हो, ये भी एक प्रोग्राम है, एक्सेल बेस्ड है। इसके अलावा एक प्रोग्राम है जिसमें एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर में हम FNO के सारे स्टॉक्स के डेटा हम 2 फाइल से सॉर्ट करते हैं और वहाँ से उस डेटा को निकाल के उस प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर में डालते हैं। आप यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हो, ये वाला ये एक प्रोग्राम है जो आपके बहुत ही फ़ायदेमंद रह सकता है, ठीक है। ज़रूर देखिएगा ये वीडियो।
इसके बाद जो है ऑप्शन चेन विद ग्रीक्स, हम जब भी एल्गो डिफ़ाइन करने की सोचते हैं तो हम चाहते हैं कि लॉजिक्स जो है वो बहुत अच्छे से डिफ़ाइन हो, तो क्यों ना हम ऑप्शन ग्रीक्स जो कि ऑप्शन डेरिवेटिव्स में बहुत ही मायने रखता है उस पर कोई लॉजिक बनाने की कोशिश करें। तो उसके लिए हमें हर एक 5 मिनट का डेटा चाहिए होगा ऑप्शन ग्रीक्स का, जो कि ये शीट करती है। ये आपको एक पर्टिकुलर शीट पे सारे स्ट्राइक प्राइसेस के ऑप्शन ग्रीक्स के डेटा प्रोवाइड करती है, डेल्टा, वेगा, टीटा, गैमा, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा आप नियर नेक्स्ट 4 मंथ्स के ऑप्शन चेन डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हो हर एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर, तो ये प्रोग्राम है उसके लिए। और इसके अलावा एक प्रीमियम डीके एनालिसिस का प्रोग्राम है एक्सेल बेस्ड, जिसमें हम इवैल्यूएट करते हैं प्रीमियम डीके को। हम जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से साइड बहुत ज़्यादा प्रीमियम डीके हो रहा है, क्योंकि जहाँ पे भी ज़्यादा प्रीमियम डीके होता है उसके ऑपोजिट ही, उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट मूव करता है। ठीक है, तो ये सारे प्रोग्राम्स थे। इसके अलावा मेरे पास एक फंडामेंटल रेशियो एनालिसिस का एक प्रोग्राम है। जब भी आप कोई निवेश करने के बारे में सोचते हो और बहुत ज़्यादा पैसा लगाने के बारे में सोचते हो, आपका हार्ड एंड मनी लगाने के बारे में सोचते हो, तो सबसे पहला ज़रूरी चीज़ जो करना होता है वो जानना होता है कि क्या वो कंपनी अच्छी है या नहीं, क्या वो लॉन्ग टर्म में आपको पैसे बनाकर देगी या नहीं। तो ये प्रोग्राम जो है ये फंडामेंटल रेशियो एनालिसिस करता है, एक आपको ओवरलुक देता है कि कंपनी कैसी है, आपको निवेश करके चलना चाहिए या नहीं, वो इस समय पर आपको बताता है। ठीक है, तो कोई भी निवेश करने से पहले इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और समझिए कि क्या मैं लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्टॉक में जा सकता हूँ या नहीं। मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको पसंद आया हो तो। थैंक यू। आपको अगर कोई क्वेरी हो, कोई भी एक पर्टिकुलर कमांड को लेकर या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दूसरी बहुत ज़रूरी बात मुझे बाद में समझ में आई कि अगर आपको एक लाइव सेशन चाहिए इस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल में तो आप बताइएगा, तो मैं एक लाइव सेशन भी रख सकता हूं जिसमें आपके जो भी क्वेरीज हैं वो हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।